हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ारफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। इससे 5 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये है लेक्चर नंबर 6 और आपको स्क्रीन देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं मेटाबॉलिज्म कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर आज का, और इससे पिछला लेक्चर जो था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा इसी जैसे पिछले वाला लेक्चर नंबर 5, तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो, जैसा नोट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो नोट्स चाहिए आपको, कोई भी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको टेस्ट देना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे विज़िट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मेरे टेलीग्राम वगैरह विज़िट करेंगे आप, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो भी लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं, हर लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। इस लेक्चर से भी जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे विज़िट करेंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। Living organism like a simple bacterial cell, a protozoan, a plant or an animal contain thousands of organic compounds. These compounds or biomolecules are present in certain concentration expressed as moles per cell or moles per liter. देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, एनिमल हुआ, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अगर तहकीकात हम लोग करेंगे तो हज़ारों के अमाउंट में, 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको देखने मिलेगा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इस 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, या बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड जो भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं या उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं या उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। और हर एक कंपाउंड हमारे जो बॉडी में हमारे हैं, सब अपने अपने कुछ कुछ कंसंट्रेशन में, अमाउंट में प्रेजेंट है। सबका अपना अपना लेवल है। ठीक है, one of the greatest discovery ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. देखिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, टर्नओवर। यहाँ पे बात कर रहे हैं टर्नओवर क्या हो रहा है। ठीक है, कोई भी बायोमोलिक्यूल्स, कोई भी केमिकल जो हमारे बॉडी में है वो एकदम स्थिर नहीं है, वो स्टडी स्टेट में नहीं है। ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली रिएक्शन करता जा रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टेंटली एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। जैसे पॉलीसैकेराइड है, सपोज पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल लेते हैं। हमारे बॉडी में जो पॉलीसैकेराइड है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज में। ठीक है, तो कोई भी बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में जो है वो स्थिर नहीं है एक सामान्य फॉर्म में, वो लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है,
तो हमारे बॉडी में लगातार रिएक्शन की प्रोसेस चल रही है, हज़ारों बायोमोलिक्यूल्स है, सब बायोमोलिक्यूल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सब बायोमोलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन चल रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूसली वो चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बायोमोलिक्यूल्स जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड का टूटना, जब बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड जुड़ता है, बॉन्ड टूटता है और फिर बॉन्ड जुड़ता है, तब केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, बॉन्ड टूटा फिर बॉन्ड जुड़ा तो केमिकल रिएक्शन हुआ। सारे बायोमोलिक्यूल्स जो भी है वो रिएक्ट कर रहे हैं लगातार, उनका केमिकल बॉन्ड टूट रहा है तो वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका केमिकल बॉन्ड जुड़ रहा है तो वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड टूटता है तो नया फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, बॉन्ड जोड़ रहा है तो नया फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है, लगातार रिएक्शन चल रही है। ठीक है, टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में जो सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उन सभी केमिकल रिएक्शन को एक साथ हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सारे जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल प्रोसेस चल रही है, उसी को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। तो आपको समझना है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रही है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में लगातार कन्वर्ट हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक, हर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में लगातार कन्वर्ट हुआ जा रहा है। Each of the metabolic reaction result in the transformation of the biomolecules। जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, a few example for such metabolic transformations are removal of CO2 from amino acid making an amino acid into amine। तो कुछ एग्जांपल जो यहाँ पर देखिए मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे कि अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में से CO2 रिमूव करेंगे तो फॉर्मेशन हुआ अमाइन का, मतलब अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया अमाइन में। तो ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है। उसी तरह आते हैं रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस। उसी तरह न्यूक्लियोटाइड बेस में से अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बेस किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह हाइड्रोलाइसिस करेंगे ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन ए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डाइसैकेराइड टूट जाएगा और बनेगा मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है। बॉडी में कोई भी रिएक्शन चल रही है, बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रही है उस सभी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है हमारे बॉडी में तो अभी हम लोग जिंदा है। वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड ऑफ सच एग्जाम्पल्स। तो हम लोग हज़ारों एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं मेटाबॉलिज्म का। बॉडी में हज़ारों रिएक्शन चल रही है, हज़ारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो भी बॉडी में रिएक्शन चल रही है वो सब मेटाबॉलिक रिएक्शन है। Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reaction. In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reaction called metabolic pathway. देखिए यहाँ पे important point कह रहा है, ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है एक दूसरे से लिंक्ड होती है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से लिंक्ड होती है। सपोज मैं एग्जांपल समझा दूँ आपको। देखिए पी मतलब समझिए पॉलीसैकेराइड। ठीक, पॉलीसैकेराइड टूटा
तो बना क्या बना, मोनोसैकेराइड। क्या बना, मोनोसैकेराइड। ठीक, एक रिएक्शन ये हो गई। अब देखिए आगे दो मोनोसैकेराइड जोड़ा, एक दूसरा रिएक्शन ये देख लिए, दो मोनोसैकेराइड 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 जोड़ा तो बना एक डाइसैकेराइड। तो ये रिएक्शन अलग है, इसमें मोनोसैकेराइड सिर्फ दो मोनोसैकेराइड जोड़ रहे हैं तो बन रहा है एक डाइसैकेराइड। और इस रिएक्शन में ब्रेकिंग हो रहा है, पॉलीसैकेराइड टूट रहा तो मोनोसैकेराइड बन रहा है, पॉलीसैकेराइड टूटा तो बना देखिए पॉलीसैकेराइड टूटा तो बना मोनोसैकेराइड। ठीक, और यहाँ पे मोनोसैकेराइड जुड़ रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा तो बन रहा है डाइसैकेराइड। दोनों अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन दो रिएक्शन आपस में क्या है, आपस में लिंक्ड है। कैसे, यहाँ पॉलीसैकेराइड टूटा तब जाके मोनोसैकेराइड बना, फिर दो मोनोसैकेराइड यहीं से दो मोनोसैकेराइड गए और दोनों ऐड होकर के एक डाइसैकेराइड बना ली। तो समझ में आ रहा है, रिएक्शन दोनों क्या लिंक्ड है। पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बना, फिर मोनोसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड जुड़े तो बन गया डाइसैकेराइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो रिएक्शन का सीरीज चल रहा है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से लिंक्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। These metabolic pathways are similar to automobile traffic in a city. These pathways are either linear or circular. These pathways crisscross each other. That is, there are traffic junction. Flow of metabolites through metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile traffic. अब ध्यान सुनिए, NCERT ने यहाँ पर आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन को, मेटाबॉलिक पाथवे को समझाया है एक ट्रैफिक का एग्जांपल लेकर के। देखिए ट्रैफिक है, रोड पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक गाड़ी जो है वो सीधी चली जा रही है, एक गाड़ी एकदम सीधी चली जा रही है, सीधी चली जा रही है। समझ लिए गाड़ी जो है एक केमिकल है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्ट करता जा रहा है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यहाँ चौथे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और वो कन्वर्ट होता चला जा रहा है, एकदम सीधा रास्ता पकड़ के आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सेम एक गाड़ी की तरह, जैसे एक गाड़ी सीधा रास्ता पकड़ ली है और वो चलती जा रही है। ठीक है, ये हो गया लीनियर। ये क्या हुआ, लीनियर, गाड़ी सीधी चली जा रही है। एक होता है कि ये गाड़ी यहाँ से चलना शुरू की, आगे बढ़ी, फिर घूम करके वापस उसी जगह पर आ गई, यहाँ से चलना शुरू की, बढ़ी आगे बढ़ी और वापस उसी जगह पर लौट करके वो आ गई, तो बोलेंगे सर्कुलर पाथवे। ठीक, और जो सीधी चली जा रही है गाड़ी, एक डायरेक्शन में आगे, वापस पीछे मुड़ के लौट के नहीं देख रही, तो वो हो जाएगा लीनियर पाथवे। और जो वापस घूम के आ रही है उसको बोलेंगे सर्कुलर पाथवे। ठीक है, दिस पाथवे क्रिस क्रॉस ईच अदर, दैट इज देयर आर ए ट्रैफिक जंक्शन। फिर यहाँ पे कह रहा है एक और पॉइंट, रास्ते में जब हम चलते हैं गाड़ी लेकर के तो हम लोग गोलंबर दिखता है ना, गोलंबर दिखता है। मान लो कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, लीनियर वाली गाड़ी इधर से आ रही है, जो कि गोलंबर को क्रॉस करके सीधा चली जाती है क्योंकि लीनियर है। लेकिन अगर दूसरी गाड़ी जो सर्कुलर वाली आ रही है तो वापस गोलंबर से यू टर्न ले करके ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर।
तो लीनियर पाथवे, सर्कुलर पाथवे सब जा करके फाइनली एक जगह पे मिलते हैं, एक गोलंबर पे मिलते हैं, ठीक है। इस गोलंबर को बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक जंक्शन, जहाँ पे सारी ट्रैफिक जा करके इंटर डायरेक्शन को चेंज करती है। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा। जैसे जिस तरह गाड़ी चलती है रोड पे, हर गाड़ी का अपना अपना स्पीड होता है, अपना अपना डायरेक्शन होता है, उसी तरह हर एक केमिकल रिएक्शन का एक स्पीड होता है, एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। हर एक केमिकल रिएक्शन का अपना स्पीड होता है, अपना डायरेक्शन होता है। जैसे गाड़ी चलती है खास डायरेक्शन में चलती है, अपना एक खास स्पीड से चलती है गाड़ी, उसी तरह केमिकल रिएक्शन जो चलता है तो उसका भी अपना एक स्पीड होता है, अपना डायरेक्शन होता है। These metabolites flow called dynamic state of the body constituent। देखिए तो ये जो बॉडी में सारे मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं लगातार, तो इसको बोलेंगे हम लोग डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी का ये डायनामिक स्टेट है, मतलब कि बॉडी का जो ये एक्टिव स्टेट है, बॉडी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रुके हुए नहीं है, इसलिए बोलेंगे डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अगर ये रुक जाएंगे, ये सारे केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हमारे हो रहे हैं, तो बॉडी आ जाएगी स्टेडी स्टेट में, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग नहीं रहेगा, वो डेड हो जाएगा। बॉडी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का स्टेडी स्टेट में आई, मतलब कि वो आदमी जिंदा नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब कि डायनेमिक स्टेट में है ऑर्गेनिज्म का बॉडी। What is most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy condition। देखिए ये भी अच्छा से समझा रहे हैं, बेंसेटी अच्छा से समझा रहा है। देखिए हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन आपस में टकराते नहीं हैं। जैसे कि रोड पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है रोड पे, तो सारी गाड़ियां जो है रोड पे वो चल रही है एक अपने अपने लेन में। ट्रक अपने लेन में चल रहा है, साइकिल का अपना अपना लेन है, ठीक है, सब अपने लेन में एक लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है गाड़ियों का तो क्या होता है, मौत हो जाती है, या फिर मौत नहीं होती तो आदमी का हाथ पैर टूट जाता है, ठीक है। तो उसी तरह केमिकल रिएक्शन भी जो होते हैं वो बिना एक दूसरे से टकराए अपने अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। सारे रिएक्शन अपने अपने रास्ते में एक लगातार चल रहे होते हैं। अगर इन केमिकल रिएक्शन के बीच में टकराव हुआ, आपस में टक्कर हुई, तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। तो ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। एक अगर आदमी हेल्दी है, उस हेल्दी बॉडी में क्या होगा, सारे केमिकल रिएक्शन एकदम स्मूथली चल रहे होंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, और जहाँ पे जंक्शन होगा वहाँ से अच्छा से टर्निंग ले रहे होंगे, वहाँ पे टकरा नहीं रहे होंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एकदम स्मूथली हो रहा होगा बिना कोई प्रॉब्लम के, अगर एक हेल्दी बॉडी है तो। Another feature of these metabolic reaction is that every chemical reaction is catalyzed reaction. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. ये बड़े पॉइंट सुनिए यहाँ पर, जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं, सारे रिएक्शन कैटालाइज्ड रिएक्शन है, मतलब कि कैटालिस्ट के मदद से ही हो रहे हैं। कोई भी बॉडी में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो सारे केमिकल रिएक्शन बॉडी में जो हो रहा है वो कैटालिस्ट की मदद से हो रहा है। बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कैटालिस्ट की मदद से हो रहा है, कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ठीक। Even CO2 dissolve in water, a physical process, is a catalyzed reaction in living system. The catalyst which hasten the rate of a given metabolic conversion are also protein. These protein with catalytic power
आर नेम्ड एंजाइम्स। देखिए हमारे बॉडी में जो CO2 का जो डिज़ोल्व होता है जब वाटर में, हमारे बॉडी के अंदर जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो इवन वो भी डिज़ोल्व जो होता है CO2 वाटर में, तो ये भी एक कैटलिस्ट की मदद से ही होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। CO2 वाटर डिज़ोल्व होता है हमारे बॉडी में, तो कैटलिस्ट की मदद से ही होता है ये भी, ठीक है। तो कैटलिस्ट आखिर है क्या? एक प्रोटीन, ध्यान समझिएगा, एक प्रोटीन है जो केमिकल रिएक्शन को कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक प्रोटीन है जो कि केमिकल रिएक्शन को कराने में हेल्प कर रहा है। उस केमिकल रिएक्शन का रेट जो है, स्पीड जो इंक्रीज कर दे रहा है, तो उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे कैटलिस्ट या एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, हर प्रोटीन कैटलिस्ट नहीं होता, सिर्फ उसी प्रोटीन को कैटलिस्ट या एंजाइम बोलेंगे जो प्रोटीन जो है केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, नया टॉपिक। Metabolic pathway can lead to a more complex structure from a simpler structure. For example, acetic acid become cholesterol. Lead to a simpler structure from a complex structure. For example, glucose become lactic acid in our skeletal muscle. The former cases called biosynthetic pathway or anabolic pathway. The latter the consistent degradation, hence are called catabolic पाथवेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनिएगा। देखिए हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं वो दो तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शन है। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट के सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल पॉलीसैकेराइड है, वो टूटा मोनोसैकेराइड में, मतलब पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड का पॉलीमर, बहुत सारे मोनोसैकेराइड जोड़ रहे हैं तो एक पॉलीसैकेराइड तैयार हो रहा है, ठीक है। अगर पॉलीसैकेराइड टूटा तो बनेगा मोनोसैकेराइड, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट के सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। एक ऐसा रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में। और एक होता है कि सिंपलर स्ट्रक्चर जोड़ करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर यूनिट जुड़ रहे हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, इस तरह से समझिए कि ईटा ब्रिक्स है और ब्रिक्स को जोड़ करके तैयार किया गया बिल्डिंग। बहुत सारे ब्रिक्स जोड़े तो क्या हुआ, बिल्डिंग तैयार किया गया ब्रिक्स बना करके। तो बहुत सारे पैसे खर्च हुए, बहुत सारी एनर्जी खर्च हुई, तब जा करके एक बिल्डिंग तैयार हुआ, ठीक है। तो जब कोई छोटी छोटी चीज़ जुड़ती है, छोटे छोटे कंपाउंड जुड़ते हैं और बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कैटाबोलिक पाथवे, सॉरी एनाबोलिक पाथवे, उसको बोलेंगे हम लोग एनाबोलिक पाथवे, ठीक है। जब छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती हैं और बड़ी चीज़ तैयार होती है तो बोलेंगे एनाबोलिक पाथवे। और एक बड़ी चीज़ टूटती है और टूट करके छोटी छोटी चीज़ बन जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उसको बोलेंगे कैटाबोलिक पाथवे, कैटाबोलिक पाथवे, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल। एसिटिक एसिड जो है जब जुड़ता है तो बनता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड जुड़ा तो बना कोलेस्ट्रॉल, तो उसको बोलेंगे एनाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। लीड टू ए सिमिलर स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल। अगर ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। तो ग्लूकोज टूटा बना लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज टूटा, टूटने की बात कर रहे हैं, बट जुड़ने की बात नहीं कर रहे हैं।
कोई चीज़ टूट रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज टूटा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बोलेंगे कैटाबोलिक पाथवे। कोई चीज़ टूट के छोटी छोटी सिंपलर स्ट्रक्चर बनी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूटा बना सिंपलर स्ट्रक्चर, कैटाबोलिक पाथवे। ठीक है, अगर सिंपलर स्ट्रक्चर जुड़ता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करता है तो बोलेंगे एनाबोलिक पाथवे। यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखिए, एनाबोलिक पाथवे एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया, एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल, एसिटिक एसिड जुड़ा तो बना कोलेस्ट्रॉल, ये हो गया एनाबोलिक। अब आते हैं कैटाबोलिक में, ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज टूटा तो लैक्टिक एसिड बना। ठीक है, तो ये हो गया कैटाबोलिक पाथवे। ठीक, एनाबोलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, एनाबोलिक पाथवे जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है। मतलब कि हम कोई बिल्डिंग तैयार होगी, छोटा छोटा ईंटा को जोड़ करके, सालों लगेंगे, अब बहुत पैसे खर्च होंगे, बहुत एनर्जी खर्च होगी, लेकिन उसी बिल्डिंग को गिरा दे, अगर हम बुलडोज़र ला के गिरा दें, कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट में गिर जाएगी बिल्डिंग, बुलडोज़र गिराएंगे तो ज़्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं होगा। तो उसी तरह एनाबोलिक पाथवे में आते हैं हम लोग, जब एक छोटे छोटे मोनोमर यूनिट जोड़ करके बड़े यूनिट को तैयार करते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो एनर्जी खत्म होती है, खर्च होती है। ठीक है, तो एनाबोलिक पाथवे में एनर्जी खर्च होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन, तो बहुत सारा छोटा छोटा अमीनो एसिड जुड़ा और एक प्रोटीन तैयार किया, तो एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, असेंबली ऑफ ए प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। आगे आते हैं, ऑन द अदर हैंड कैटाबोलिक पाथवे लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी, कैटाबोलिक पाथवे जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो टूटेगा तो क्या होगा, छोटा छोटा मोनोमर यूनिट निकलेगा और एनर्जी रिलीज होगी जब बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ टूटता है। तो कैटाबोलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबोलिक पाथवे में एनर्जी कंज्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल, एनर्जी लिबरेटेड। देखिए, जब ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में टूटता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, जब ग्लूकोज टूटता है लैक्टिक एसिड में तो डायरेक्टली ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। ग्लूकोज के बाद बहुत से स्टेप होते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज में, फिर इस टाइप से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट होगा, और इस टाइप से एक के बाद एक केमिकल रिएक्शन होंगे, तब जा करके लास्ट में फाइनली लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लूकोज डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड के कन्वर्जन के बीच में भी 10 स्टेप आते हैं। तो ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में तो टोटल 10 स्टेप होते हैं, उस 10 स्टेप के बाद लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हुआ, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनर्जी को क्या करता है, केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस लिबरेटेड एनर्जी को, रिलीज होती हुई एनर्जी को स्टोर कर लेता है केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में। एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म। जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो बॉडी जो है इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है, वापस एनर्जी निकाल लेती है और अपने फिजिकल काम में हमारे बॉडी यूज़ कर लेती है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी ए लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन ए केमिकल कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी जो है स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। अब बात करते हैं दी लिविंग स्टेट। द टेंस एंड थाउजेंड ऑफ केमिकल कंपाउंड इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म
otherwise called metabolites or biomolecules, are present at a concentrations characteristic of each of them. देखिए हमारे बॉडी में जो हज़ारों केमिकल कंपाउंड है, हज़ारों बायोमोलिक्यूल्स है, या कह सकते हैं मेटाबोलाइट्स जो हैं, वो सभी मेटाबोलाइट्स, सभी बायोमोलिक्यूल, सभी कंपाउंड जो हमारे बॉडी में, सब अपने अपने एक ख़ास अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, सबका अपना अपना एक ख़ास अमाउंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज़ 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर। देखिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है, एक हेल्दी आदमी की बात करें तो वो होता है 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेकर के 6.1 मिलीमोल पर लीटर, इतना तक में सीमित है। ठीक है, उसी तरह अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ब्लड में हार्मोन जो होता है वो बहुत कम होता है, नैनोग्राम में होता है, पर मिलीलीटर ब्लड में कुछ नैनोग्राम होता है। ठीक है, दोनों का अपना अपना अलग अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। उसी तरह हर कंपाउंड बॉडी में अपना अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। The most important fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज जो है एनर्जी के लिए ग्लूकोज लगातार यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन जो है ब्लड में वो 4.2 से 6.1 के बीच ही है। अब ऐसा क्यों है? ग्लूकोज बॉडी जो है ग्लूकोज का यूज़ कर रही है लगातार, फिर भी ग्लूकोज का अमाउंट जो बॉडी में 4.2 से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर के इसमें ही मेंटेन है। उसी तरह कोई भी केमिकल बॉडी में है, वो केमिकल लगातार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो केमिकल का अमाउंट नहीं घट रहा। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग अगर बॉडी को बोला जाए तो बॉडी जो हमारा स्टेडी स्टेट में है, अगर अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट बात करें अगर हम लोग, तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एक दुकान है, एक शॉप है, ठीक है, और वो दुकानदार जो है 10 पैकेट बिस्किट लेकर आया और 10 पैकेट में से 9 पैकेट बिस्किट बेच दिया। फिर अगले दिन फिर उस दुकानदार के पास गए तो फिर देखा कि फिर उसके पास 10 पैकेट बिस्किट है। ऐसा क्यों है? तो दुकान चलाने के लिए वो दुकानदार जो है क्या कर रहा है, बिस्किट बिक गया तो फिर बिस्किट लेकर आ गया उतना ही, ताकि उसका लगातार बिस्किट बिकता रहे और दुकान चलती रहे। उसी तरह हमारे बॉडी में है, ग्लूकोज लगातार जितना अमाउंट में जितना ग्लूकोज खर्च हुआ उतने अमाउंट में ग्लूकोज वापस बॉडी को मिल जाता है। ठीक है, सेम उसी दुकानदार की तरह, दुकानदार ने जितना बिस्किट बेचा उतना बिस्किट वापस ला करके दुकान में फिर रख दिया। जितना किलो चावल दुकानदार ने बेचा उतना किलो चावल फिर से ला करके रख दिया, ताकि चावल का क्वांटिटी उसकी दुकान में बरकरार रहे और लगातार उसका चावल, लगातार उसका बिस्किट बिकता रहे, तो दुकानदार की दुकान चलती रहेगी। ठीक है, उसी तरह बॉडी में होता है, सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो केमिकल जितना अमाउंट में खर्च हो रहे हैं उतने ही अमाउंट में वापस वो केमिकल बन जा रहे हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? These biomolecules are a metabolic flux. Any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium. तो जो बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में है वो मेटाबॉलिक फ्लक्स में है, मतलब कि एक फ्लो में चल रहे हैं, एक तरफ से बन रहे हैं और एक तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तरफ से बन रहे हैं, एक तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज खर्च हो रहा है जितना उतना ही इधर से बन जा रहा है, इधर ग्लूकोज खर्च हो रहा है जितना उतना ही अमाउंट में ग्लूकोज इधर से बनता जा रहा है। तो ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी में कांस्टेंट है। तो सारे बायोमोलिक्यूल जो है मेटाबॉलिक फ्लक्स में, मतलब कि वो मेंटेन है उनका कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट। ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली
टू इक्विलिब्रियम द स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमारे बॉडी का जो स्टेडी स्टेट है, मतलब कि जो केमिकल हमारे बॉडी में मौजूद है वो अमाउंट में तो एक कांस्टेंट है, उनका जितना अमाउंट उतना ही हमारे बॉडी में, लेकिन वो स्टेडी स्टेट जो है अमाउंट केमिकल का नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्यों नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है? क्योंकि वो लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रहे हैं, लेकिन जितना अमाउंट में खर्च हो रहे हैं उतने अमाउंट में बन जा रहे हैं वो। तो स्टेडी स्टेट में है, लेकिन वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है। कौन सा स्टेट? वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? वो नॉन इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन रुकी नहीं है, केमिकल रिएक्शन लगातार हो रही है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। और स्टेडी स्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका अमाउंट कांस्टेंट है। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। देखिए फिजिक्स में क्या कहता है, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब वो रुकी हुई है, वो कोई काम नहीं कर रही है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब कि वो कोई काम नहीं कर रहा, वो मर चुका है, डेड है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है लगातार अब एफर्ट डालता रहता है अपने बॉडी पे कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में ना आए। लगातार केमिकल रिएक्शन होती रहती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार अपने ऊपर एफर्ट डालता रहता है कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आए, लगातार रिएक्शन होती रहे। ठीक है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार काम करता रहता है ताकि वो इक्विलिब्रियम में ना आए, डेथ की तरफ ना जाए। हेंस द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। देखिए एक लिविंग स्टेट जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है। ठीक है, टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, ए लिविंग प्रोसेस इज कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। तो लिविंग प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जो प्रोसेस लगातार ये एफर्ट डाल रहा है कि इक्विलिब्रियम में नहीं जाए। ठीक है, रनिंग कंडीशन में रहे। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये जो बॉडी जो है अपने आप को रोक रही है, इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने से रोक रही है, तो कैसे रोक पा रही है? एनर्जी की मदद से। तो बॉडी एनर्जी यूज़ करती है और अपने आप को इक्विलिब्रियम की तरफ जाने से रोक रही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी के अंदर, जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और इस एनर्जी की वजह से बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में जाने से बच रही है बार बार। ठीक, आ रहा समझ में? Hence the living state and metabolism are synonymous. Without metabolism, there cannot be living state. तो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। अगर एक चीज़ लिविंग है मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। बिना मेटाबॉलिज्म के विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई चीज़ लिविंग नहीं होती। अगर कोई चीज़ लिविंग है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। एक बैक्टीरिया जिंदा है, उस बैक्टीरिया अगर अलाइव है तो बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। एक पत्ता अगर लिविंग है, पत्ता के अंदर जान है, लीफ के अंदर जान है, तो लीफ के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इसलिए वो लीफ अलाइव है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछें क्या समझ में नहीं आया। प्लीज़ विजिट करें मेरे टेलीग्राम लिंक पे और वहाँ पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू।